जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पिछले 3 महीने यानी कि जनवरी 2025 से मार्च 2025 तक के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड 100 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, इन सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लोकसभा में किसने पेश किया? तो दोस्तों, ये जो विधेयक है ये लोकसभा में किरण रिजिजू के द्वारा पेश किया गया। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण विधेयक है, इसलिए इस विधेयक से जुड़े सारे फैक्टों को जानना जरूरी है। ये विधेयक 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में किरण रिजिजू के द्वारा पेश किया गया। अब ये किरण रिजिजू कौन है? तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। अब ये विधेयक लोकसभा में पेश हो चुका है। तो इस विधेयक की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया जाता है। समिति का नाम है संयुक्त संसदीय समिति। ठीक है, तो इस समिति ने सबसे पहले विधेयक की समीक्षा करी और अपनी रिपोर्ट जारी करी 31 जनवरी 2025 को। ठीक है, फिर ये विधेयक दोस्तों लोकसभा में 3 अप्रैल 2025 को पारित हुआ, राज्यसभा में 4 अप्रैल 2025 को पारित हुआ। इसके बाद 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई और ये विधेयक जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद कानून बन गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि इस एक्ट को पूरे देश में कब से प्रभावी किया गया? तो 8 अप्रैल 2025 से ये जो एक्ट है ये पूरे देश में प्रभावी हो गया। तो दोस्तों, ये सारी डेटें आपको याद रखना है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। ओके, नंबर सेकंड क्वेश्चन है, 34वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? तो दोस्तों, 34वां सरस्वती सम्मान जो है ये दिया गया है भद्रेश दास स्वामी के लिए। कब दिया गया? मार्च 2025 में 34वां सरस्वती सम्मान भद्रेश दास स्वामी को दिया गया है। ये संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान हैं और इनको ये सम्मान इनकी पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए दिया गया। इससे पहले जो 33वां सरस्वती सम्मान है ये प्रभा वर्मा को दिया गया था। सरस्वती सम्मान की स्थापना हुई थी 1991 में और के बिरला फाउंडेशन के द्वारा स्थापना करी गई थी। ये जो पुरस्कार है ये संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें सूचीबद्ध किसी भी भाषा में उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। इसके प्रथम विजेता हरिवंश राय बच्चन हैं। ठीक है, और प्रथम महिला विजेता जो हैं ये बालमणि अम्मा हैं। नंबर थर्ड क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको बार बार बोलता हूं कि यदि आप इसी प्रकार से बिल्कुल बेस्ट कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं आसान भाषा में और डिटेल में सभी महत्वपूर्ण फैक्टों के साथ में, तो इसके लिए हमने अपनी करंट अफेयर्स की ई बुक को लॉन्च कर दिया है। इस ई बुक के अंदर आपको जनवरी 2024 से और अब तक का अपडेट करंट अफेयर्स मिल जाएगा। इसके अलावा जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उन सभी पर भी आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा। ठीक है, मतलब टॉपिक वाइज और मंथली वाइज करंट अफेयर यदि आपको पढ़ना है तो आप हमारी ई बुक को ज़रूर परचेस कर लेना। ये हमारी फर्स्ट ई बुक है। स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक ये सेकंड ई बुक है और साइंस की रामबाण ई बुक ये तीसरी ई बुक है। और इन तीनों ई बुक को यदि आप एक साथ परचेस करते हैं तो अभी ऑफर चल रहा है। आप इस QR कोड पर 150 रुपीज़ सेंड करेंगे और पेमेंट सक्सेसफुल का स्क्रीनशॉट आप इस व्हाट्सअप नंबर पर सेंड करेंगे तो आपको 5 सेकंड के अंदर ये तीनों ई बुक आपके व्हाट्सएप पर मिल जाएंगी। ठीक है, काफ़ी बेहतरीन ई बुक हैं। यदि आप एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो इन तीनों ई बुक को आप ज़रूर परचेस कर लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गणित के क्षेत्र का सम्मान एबेल अवार्ड 2025 के विजेता का नाम बताइए। तो एबेल अवार्ड ये किसको दिया गया है? ये मसाकी काशीवारा के लिए दिया गया है। जापान के प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं मसाकी काशीवारा, इनको एबेल पुरस्कार 2025 दिया गया। दोस्तों, मसाकी काशीवारा ये पुरस्कार पाने वाले पहले जापानी गणितज्ञ बन गए हैं। एबेल पुरस्कार दुनिया भर में गणित का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है और इस पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसकी शुरुआत नॉर्वे की सरकार ने 2001 में करी थी और 2003 में पहली बार ये पुरस्कार GN पेरे के लिए दिया गया था। एबेल पुरस्कार 2024 भी याद रखना, ये फ्रांस के गणितज्ञ मिशेल टेलाग्राउंड के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? तो दोस्तों पहले जो भारत के वित्त सचिव थे वो थे तुहिन कांत पांडा, लेकिन अब ये सेबी के चेयरमैन बन गए हैं। तो भारत के नए वित्त सचिव बने हैं अजय सेठ। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों ये विनोद कुमार शुक्ला के लिए दिया गया है। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ला कौन है? तो ये हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति बन गए हैं। इनसे पहले जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये उर्दू कवि गुलजार साहब और संस्कृत विद्वान रामभद्राचार्य को दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है और ये सम्मान साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। स्थापना इसकी 1961 में करी गई थी, लेकिन पहली बार ये पुरस्कार 1965 में दिया गया था और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति जी शंकर कुरूप हैं और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आशा पूर्णा देवी हैं। हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति सुमित्रा नंदन पंत हैं। अंग्रेजी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति अमिताभ घोष हैं। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुमेन प्रीमियर लीग यानी कि WPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जो खिताब है ये मुंबई इंडियंस ने जीत लिया है और मुंबई इंडियंस ने किसको हराया है? दिल्ली कैपिटल को। कितने रनों से? तो 8 रनों से हराया है। WPL इसका आयोजन किया गया 4 शहरों में, बेंगलुरु, लखनऊ, मुंबई और बड़ौदा में। तीसरा एडिशन है और जीता है मुंबई इंडियंस ने। तो मुंबई इंडियंस की कप्तानी करी हरमनप्रीत कौर ने। दिल्ली कैपिटल उपविजेता है, इसकी कप्तानी करी मैग लैनिंग ने। विजेता टीम को 6 करोड़ रुपए की राशि दी गई है और उपविजेता को 3 करोड़ की। टोटल 5 टीमें शामिल हुई और 5 टीमों के बीच में 22 मैच खेले गए। फाइनल मैच का प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया है हरमनप्रीत कौर को। ऑरेंज कैप जो है सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। तो सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं नेटली साइबरवेंट ने। ये मुंबई इंडियंस की खिलाड़ी हैं, इनने 523 रन बनाए हैं पूरे टूर्नामेंट में। पर्पल कैप दिया जाता है जिसने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हों। तो अमेलिया केयर जो कि मुंबई इंडियंस की हैं, इनने सबसे ज़्यादा 18 विकेट लिए हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीरीज़ ये नेटली साइबरवेंट को बनाया गया और WPL की जो टाटा स्पॉन्सर कंपनी है वो है टाटा ग्रुप। नेक्स्ट है सेबी का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो तुहिन कांत पांडा जो हैं सेबी के 11वें नंबर के अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है, और इनने माधवीपुरी बुर्ज का स्थान लिया है। सेबी मतलब क्या? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। मुख्यालय है मुंबई में और इसके नए चेयरमैन तुहिन कांत पांडा बने हैं। सेबी का काम क्या होता है? शेयर मार्केट में जितने भी इन्वेस्टर यानी कि निवेशक हैं उनके हितों की रक्षा करना, इसके साथ साथ शेयर मार्केट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पर कंट्रोल करना, ये सेबी का काम होता है। बताओ भारत का 58वां टाइगर रिजर्व माधव नेशनल पार्क के लिए घोषित किया गया। तो ये नेशनल पार्क किस राज्य में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी में है। ठीक है, और ये भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है। और मध्य प्रदेश का कौन सा बना है? तो मध्य प्रदेश का ये 9वां टाइगर रिजर्व बन गया है। मतलब मध्य प्रदेश में 9 टाइगर रिजर्व हो गए हैं जो कि सबसे ज़्यादा हैं। हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार ये मूर्तिकार राम सुतार के लिए दिया गया है। प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं राम सुतार, इनको महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राम सुतार दोस्तों जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है सरदार वल्लभ भाई की प्रतिमा, इसको डिज़ाइन किया था। ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है जो कि गुजरात के केवड़िया में स्थित है। और भारत की जो संसद है उसमें बैठी हुई मुद्रा में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा को भी राम सुतार ने ही डिज़ाइन किया है और इनको महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया। तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार की बात करें, ये अवार्ड महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। शुरुआत 1996 से हुई और 2024 का प्रदीप महाजन को दिया गया था। और पहला जो पुरस्कार है महाराष्ट्र भूषण ये पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे को दिया गया था। बताइए हाल ही में मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों ये खिताब एंजिला स्वामी ने जीत लिया है।
ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये राजस्थान की सुंदरी हैं। नेक्स्ट है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता। तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का खिताब तो जीता है भारत ने, लेकिन हराया किसको है भारत ने? तो भारत ने न्यूजीलैंड को हराया है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी। इसका आयोजन पाकिस्तान और यूएई में किया गया। 9वां एडिशन खेला गया। भारत तीसरी बार विजेता बना। तो भारत की कप्तानी रोहित शर्मा ने करी। न्यूजीलैंड उप विजेता बना है और फाइनल का मैन ऑफ द मैच दिया गया है रोहित शर्मा को। प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया है न्यूजीलैंड के सचिन रविंद्र को। गोल्डन बैट अवार्ड दिया गया है सचिन रविंद्र को, ये न्यूजीलैंड के हैं, ने 263 रन बनाए हैं। गोल्डन बॉल अवार्ड दिया गया है मैट हेनरी को, ये भी न्यूजीलैंड के हैं, इनने 10 विकेट लिए हैं। विजेता टीम को 20 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। अब बताओ कि देश की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी हैं। तो दोस्तों इनका नाम है अंजू राठी राणा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मार्च 2025 में रोशनी नादर मल्होत्रा भारत की सबसे अमीर महिला बन गई। वो किस कंपनी की चेयरपर्सन हैं? तो रोशनी नादर मल्होत्रा भारत की सबसे अमीर महिला बनी हैं। ये HCL टेक्नोलॉजी कंपनी की चेयरमैन हैं। बताओ भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर यानी कि विश्व शांति केंद्र कहाँ पर बना है? तो ये गुरुग्राम में बना है। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीत लिया है? विदर्भ टीम ने। और किसको हराया है? तो केरला को हराया है। ठीक है दोस्तों, जो विदर्भ है ये एक घरेलू क्रिकेट टीम है और विदर्भ आपको पता रहना जरूरी है, महाराष्ट्र क्षेत्र का एक हिस्सा है। कहाँ का? महाराष्ट्र क्षेत्र का। तो बताओ QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कौन सी यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ये पहले स्थान पर है। इसी क्रम में जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जारी हुई है, इसमें भारत के किस संस्थान को सबसे बेहतर रैंकिंग मिली है? तो इसमें जो IIT मुंबई है इसको बेहतरीन रैंकिंग मिली है। ग्लोबल रैंकिंग क्या है IIT मुंबई की? तो 118 है इसकी ग्लोबल रैंकिंग, लेकिन भारत में ये सबसे बेहतरीन संस्थान है शिक्षा का। नेक्स्ट है रायसीना डायलॉग क्या है जिसके 10वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है? तो रायसीना डायलॉग दोस्तों ये भू राजनीति और भूगर्भशास्त्र पर एक वार्षिक सम्मेलन है। रायसीना डायलॉग महत्वपूर्ण है, याद रखो ये भू राजनीति और अर्थशास्त्र का एक वार्षिक सम्मेलन है और इसका आयोजन हमेशा नई दिल्ली में किया जाता है। उद्देश्य है दुनिया के सामने आने वाले सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों का समाधान करना और इसका पहला संस्करण 2016 में आयोजित हुआ था। अभी 2025 में इसका 10वां संस्करण आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया। और देखो पूछा जाएगा रायसीना डायलॉग के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर किसे बुलाया गया? तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के लिए। और इसकी थीम है काल चक्र, लोक शांति और ग्रह। बताइए टाटा कम्युनिकेशन का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो एन गणपति सुब्रमण्यम टाटा कम्युनिकेशन के चेयरमैन बने हैं। बताओ दोस्तों हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रधान का निधन हो गया है। तो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ये केंद्रीय मंत्री थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में। और देवेंद्र प्रधान के पास में कौन सा मंत्रालय था? तो ये जो हैं ये परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। ठीक है। और वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री हैं दोस्तों वर्तमान के धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है। तो धर्मेंद्र प्रधान के पिताजी का नाम है देवेंद्र प्रधान। समझ गए आप लोग? चलो आगे हम बढ़ें दोस्तों। तो NGO एसोसिएशन ऑफ द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन हैं? देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं। कहाँ के CM हैं ये? तो ये आंध्र प्रदेश के CM हैं। अभी IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 जारी हुई है और इसके अनुसार कौन सा भारतीय शहर दुनिया का सबसे वायु प्रदूषित शहर है? तो ये है दोस्तों मेघालय का बर्नीहाट शहर। और इसी क्रम में IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित राजधानी शहर कौन सा है? सबसे प्रदूषित राजधानी शहर में दोस्तों भारत की राजधानी
नई दिल्ली का नाम आता है। ठीक है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी करी है IQ एयर ने। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के टॉप 20 प्रदूषित शहरों में 13 शहर भारत के हैं और दुनिया का जो सबसे प्रदूषित शहर है ये मेघालय का बर्नीहाट है। दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर भारत का नई दिल्ली है। नेक्स्ट है, दिल्ली सरकार ने किस योजना के तहत गरीब परिवार की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने का फैसला किया है? तो किस योजना के तहत? समृद्धि योजना के तहत दिल्ली सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि 8 मार्च के उपलक्ष्य पर महिला समृद्धि योजना लॉन्च करी है। इस योजना को लागू करने के लिए 5100 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया। इस योजना के तहत जो BPL गरीब परिवार की महिलाएं हैं उनको हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे। बताओ, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट में कौन सा देश टॉप पर है? तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स इसमें टॉप पर है बुर्किना फासो देश। ठीक है। और दोस्तों ये जो टेररिज्म इंडेक्स है ये इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया गया। इस रिपोर्ट में 163 देशों को शामिल किया गया और ये जो इंडेक्स है दोस्तों ये GTI आतंकवादी घटनाओं, हताहतों, घायलों और बंधकों की संख्या और आतंकवाद पर उनके प्रभाव सहित संकेतकों का मूल्यांकन करके जारी किया जाता है। इस इंडेक्स में टॉप 4 देशों में बुर्किना फासो टॉप पर है, पाकिस्तान सेकंड पर है, सीरिया थर्ड पर है और माली देश 4th पोजीशन पर है। बताओ, किस राज्य ने हिंसा पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए ऑपरेशन हिफाजत शुरू किया? तो ये ऑपरेशन पंजाब ने शुरू किया है। बताओ, संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 के अनुसार खुशहाल देशों में भारत की रैंक क्या है? दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में अपने देश भारत की रैंकिंग जो है 118वीं है। ठीक है। मार्च 2025 को यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया। 147 देशों में भारत 118वें स्थान पर है। फिनलैंड लगातार 8वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। अफगानिस्तान लास्ट पायदान पर है, तो फिनलैंड टॉप पर है, डेनमार्क सेकंड पर है और नॉर्वे जो है 3rd पोजीशन पर है। बताओ, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इनका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री और ये कहाँ की रहने वाली हैं, मतलब ये किस देश की हैं? तो ये जिम्बाब्वे देश की हैं। और इनने किसका स्थान लिया है? तो इनने थॉमस बॉक का स्थान लिया है। ओके। बताओ, कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 में पुरुष एवं महिला वर्ग का खिताब किसने जीत लिया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये खिताब जीता है अपने देश भारत ने। कबड्डी वर्ल्ड कप इसका कौन सा संस्करण खेला गया? दूसरा। ठीक है। और आयोजन किया गया है इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड में और जीता है भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में। और दोस्तों भारतीय पुरुष कबड्डी टीम की कप्तान कौन है? तो ये है माथीराम अरुमुगम और भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान है शिल्पा और विजेता रहा है इंग्लैंड पुरुष और महिला दोनों वर्ग में। इसका आयोजन किया गया इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के द्वारा। और कबड्डी वर्ल्ड कप का जो पहला संस्करण है ये कब हुआ था दोस्तों? 2019 में मलेशिया के मेलाका में। और इसमें भी भारत पुरुष और महिला दोनों वर्गों में विजेता बना था। ठीक है। तो कबड्डी में 2 संस्करण हुए, दोनों संस्करण किसने जीते हैं? अपने देश भारत ने और दोनों वर्गों में, है ना। बताओ, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? दोस्तों जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और मतलब मोस्ट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो नए मुख्य चुनाव आयुक्त की बात हुई है, ये बने हैं ज्ञानेश कुमार। क्रम बताओ कौन से नंबर के बने? 26वें नंबर के बने हैं। देखो ये तो मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, 2 होते हैं चुनाव आयुक्त। तो 2 में से जो एक चुनाव आयुक्त थे उनका नाम है सुखबीर सिंह संधू और दूसरे बने हैं विवेक जोशी। क्या नाम है उनका? विवेक जोशी। तो चुनाव आयुक्त का नाम भी आपको याद रखना है। उग्र स्वतंत्रता सेनानी सैम नुजूमा का 8 फरवरी 2025 को निधन हो गया। वह किस देश के संस्थापक थे? सैम नुजूमा ये दोस्तों नामीबिया देश के संस्थापक थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, डिटेल जान लो। दोस्तों उग्र स्वतंत्रता सेनानी थे सैम नुजूमा, 8 फरवरी 25 को निधन हो गया है और ये नामीबिया देश के संस्थापक थे। 1990 में इनने रंगभेदी दक्षिण अफ्रीका से नामीबिया को आज़ाद करवाया था और इनको नामीबिया का संस्थापक या फिर पिता कहा जाता है।
ये 15 वर्षों तक नामीबिया के पहले राष्ट्रपति भी रहे हैं। समझ गए आप लोग। चलो, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रथम स्थान पर सर्वश्रेष्ठ की टीम है। 38वां राष्ट्रीय खेल, इसके बारे में हम बात करें, संस्करण तो 38वां है। उत्तराखंड के 12 शहरों में ये आयोजित हुआ। उद्घाटन किया मोदी जी ने। इसका मस्कट मौली है और मौली उत्तराखंड का राजकीय पक्षी भी है। थीम सॉन्ग हल्ला धूम धड़क्का है। मसाल तेजस्विनी पदक तालिका में टॉप पर है। सर्वश्रेष्ठ की टीम, इसने 121 पदक जीते हैं और राजा भलन सिंह ट्रॉफी भी सर्वश्रेष्ठ की टीम को दी गई है। बताओ 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की पदक तालिका में कौन टॉप पर है? तो इसमें दोस्तों चाइना टॉप पर है। कौन? चाइना। जो एशियाई शीतकालीन खेल है इसका 9वां संस्करण है, चाइना के हार्बिन में आयोजन हुआ। शुभंकर बिनबिन और निनी को बनाया गया। आदर्शवा के ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया पदक तालिका में टॉप पर चाइना है, 85 पदक जीते। साउथ कोरिया सेकंड पर है और जापान तीसरी पोजीशन पर है। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनेगी? तो ये दोस्तों महाराष्ट्र में बनेगी और इसका उद्देश्य क्या है? तो एआई एजुकेशन, इनोवेशन और अनुसंधान को बढ़ावा देना। बताओ मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? 5 स्टार लगाओ इस प्रश्न में, ये जरूर पूछा जाएगा। तो दोस्तों मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला कर्नाटका भारत का पहला राज्य बन गया। मृत्यु का अधिकार हर किसी को मिल जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। यह अधिकार केवल उन नागरिकों को मिलेगा जो कि गंभीर रूप से बीमार हैं, जिनको किसी प्रकार की लाइलाज बीमारी है, जिनका इलाज संभव नहीं है, उनको यह अधिकार मिला है। नेक्स्ट है एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आयोजन फ्रांस में किया गया है। फ्रांस के पेरिस में आयोजित हुआ। तीसरा संस्करण है, अध्यक्षता करी भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से। भारत की तरफ से पीएम मोदी जी ने भाग लिया और टोटल 100 देशों ने भाग लिया है। बताओ करप्शन परसेंटेज इंडेक्स 2024 के अनुसार किस देश में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है? सबसे ज़्यादा करप्शन दोस्तों ये साउथ सूडान में है। ठीक है, 180 देशों में से टॉप पर है साउथ सूडान। और सबसे कम भ्रष्टाचार की बात करें तो डेनमार्क में सबसे कम भ्रष्टाचार है। ठीक है, और भारत भ्रष्टाचार के मामले में 180 देशों में से कौन सी पोजीशन पर है? तो भारत 96 स्थान पर है, 96 पोजीशन। फरवरी 2025 में 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन ओमान के मस्कट में किया गया है। ठीक है, हिंद महासागर सम्मेलन ओमान के मस्कट में आयोजित हुआ। इसका आयोजन भारत फाउंडेशन ने ओमान के विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया। 8वां संस्करण है, शुरुआत हुई थी 2016 में। संबोधन किया विदेश मंत्री एस जयशंकर ने और थीम है समुद्री साझेदारी के लिए नए क्षितिज की यात्रा। बताओ दोस्तों फरवरी 2025 में गूगल ने भारत में कहाँ पर अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत खोला है? दोस्तों जो गूगल है इसने अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस जो है अनंत, इसको नाम दिया गया है इस ऑफिस कैंपस को। और ये गूगल ने दोस्तों कर्नाटक के बेंगलुरु में खोला है। बताओ हाल ही में डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बना है? तो ये बना है भारत। और पहला देश कौन सा बना? तो पहला देश बना था चाइना। बताइए एफबीआई का डायरेक्टर किस भारतीय मूल के व्यक्ति को बनाया गया? एफबीआई मतलब अमेरिका जांच एजेंसी, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका डायरेक्टर भारतीय मूल का व्यक्ति बना है, इसका नाम है कश्यप प्रमोद पटेल। और दोस्तों इन्होंने भगवत गीता पर रखकर शपथ ली है, इसलिए ये काफ़ी चर्चाओं में हैं, इनका नाम ज़रूर याद रखना। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे धनी परिवारों की सूची में कौन टॉप पर हैं? तो ये दोस्तों मुकेश अंबानी एंड फैमिली एशिया के सबसे धनी परिवारों की सूची में टॉप पर है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक्सेस नाउ की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन किस देश की सरकार ने किया? इंटरनेट शटडाउन का मतलब क्या होता है? सरकार के द्वारा देश के किसी विशेष क्षेत्र में इंटरनेट को बंद कर देना, कम्युनिकेशन को बंद कर देना, ये होता है इंटरनेट शटडाउन।
और ये सबसे ज़्यादा म्यांमार देश की सरकार ने किया है। 2024 में म्यांमार ने 85 बार इंटरनेट को शट डाउन किया। इसी क्रम में आपसे प्रश्न बनेगा कि जो एक्सेस नाउ की रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2024 में कितनी बार इंटरनेट को शट डाउन किया गया। भारत में जो है 84 बार इंटरनेट को शट डाउन किया गया। मणिपुर में जो हिंसा हो रही थी ना, इस वजह से कई बार सरकार वहाँ पर इंटरनेट को बंद कर देती थी। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, दुनिया भर में, हम पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, दुनिया भर में दोस्तों एक साल में 296 बार इंटरनेट को शट डाउन किया गया। और सबसे ज़्यादा की बात करें, म्यांमार ने 85 बार इंटरनेट को शट डाउन किया, तो पहली पोजीशन पर म्यांमार है। भारत जो है दूसरी पोजीशन पर है इंटरनेट को शट डाउन करने के मामले में, 84 बार भारत ने इंटरनेट को शट डाउन किया है। ओके, हाल ही में वैश्विक क्षमता केंद्र नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो दोस्तों ये बन गया है मध्य प्रदेश। बताइए, भारत जापान संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का 6वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये जो है ये जापान में और ईस्ट फुजी मैन्यूअर प्रशिक्षण क्षेत्र और जापान के सुजुओका प्रांत में इसका आयोजन किया गया है। धर्म गार्जियन ये भारत और जापान की थल सेना के बीच में होता है, जापान में ही आयोजित हुआ है, 6वां संस्करण है। भारत और जापान के बीच में कौन कौन से अभ्यास होते हैं? एक तो धर्म गार्जियन, एक होता है जिमेक्स और एक होता है मालाबार अभ्यास। बताओ, प्रसिद्ध नृत्यांगना मायाधर राउत का निधन हो गया है, उन्हें किस नृत्य का जनक माना जाता है? तो मायाधर राउत की हम बात करें दोस्तों, इनको ओडिसी नृत्य का जनक माना जाता है। ठीक है, तो याद रखना, ओडिसी नृत्यांगना जो मायाधर राउत हैं, इनका निधन हो गया है। इनको उड़ीसा नृत्य का जनक कहा जाता है। इनका जन्म उड़ीसा में हुआ था और फरवरी 2025 को इनका निधन हो गया। इन्होंने 1952 में कटक में कला विकास केंद्र की स्थापना करी। 1964 में इन्होंने जयंतिका एसोसिएशन बनाई, जिसका उद्देश्य है उड़ीसा नृत्य का विकास करना। इनको उड़ीसा संगीत नाटक अकेडमी मिल चुका है, साहित्य कला परिषद पुरस्कार मिल चुका है, संगीत नाटक अकेडमी मिल चुका है, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार मिल चुका है, टैगोर अकादमी रत्न मिल चुका है और पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है 2010 में। बताइए दोस्तों, अनुवादक की सुविधा से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा का नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये है उत्तर प्रदेश की विधानसभा। भारत ने किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा? इसको हाथी पांव रोग भी कहा जाता है और ये जो लक्ष्य है 2027 तक निर्धारित किया है भारत ने। भारत ने किस वायरस से बचाव के लिए दुनिया का पहला डीवा मार्कर टीका बनाया है? तो ये लंपी वायरस के बचाव के लिए बनाया है। ठीक है, याद रखना, भारत ने लंपी वायरस के बचाव के लिए दुनिया का पहला डीवा मार्कर टीका तैयार किया। इस टीके को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक की बायोटेक कंपनी ने तैयार किया। टीका का नाम क्या रखा गया? वायु लंपी वैक्सीन। लंपी बीमारी क्या है? मवेशियों में होने वाली एक संक्रामक बीमारी। इस बीमारी को गांठदार त्वचा रोग भी कहा जाता है। बताओ, गुजरात में पहले बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन दोस्तों ये जो है मनसुख मंडाविया के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हुआ। उद्घाटन किया है मनसुख मंडाविया ने, जो कि श्रम एवं रोजगार मंत्री और युवा मामले और खेल मंत्री हैं। उद्देश्य क्या है इस सम्मेलन का? पूरे क्षेत्र में युवा सहयोग को मजबूत करना और बिम्स्टेक सदस्य देशों के बीच युवा नेतृत्व वाली पहलों के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाना। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे? तो दोस्तों ये होंगे सुधांशु शुक्ला। ये इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर हैं। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने कहां पर दुनिया के सबसे बड़े डेटा सेंटर बनाने की घोषणा करी है? दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर ये गुजरात के जामनगर में बनाया जाएगा। गणतंत्र दिवस 2025 की परेड में शामिल किसकी झांकी को राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कैटेगरी में जजों द्वारा प्रथम पुरस्कार दिया गया? तो ये उत्तर प्रदेश की झांकी को दिया गया। और इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा
कि गणतंत्र दिवस पर 2025 की परेड में शामिल किसकी झांकी को केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों ये मिला है जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो ये 76वीं वर्षगांठ मनाई गई। देखो 26 जनवरी 1950 को अपना देश का जो संविधान है ये पूर्ण रूप से लागू हुआ था, ठीक है, और इसी दिन भारत ने अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया था। 2025 में 76वीं वर्षगांठ मनाई गई है। गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन कौन है? तो दोस्तों मुख्य अतिथि के तौर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के लिए बुलाया गया। 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम पूछी जाएगी। तो थीम है दोस्तों स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, यानी कि गोल्डन इंडिया, हेरिटेज एंड प्रोग्रेस। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस विदेशी सेना ने भी कर्तव्य पथ पर परेड में हिस्सा लिया? तो ये इंडोनेशिया की सेना ने भी हिस्सा लिया है। 76वें गणतंत्र दिवस पर पहली बार किस मिसाइल का प्रदर्शन किया गया? तो प्रलय मिसाइल का प्रदर्शन किया गया है। बताइए दोस्तों, ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मीडिया पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? दूरदर्शन चैनल के लिए। नेक्स्ट, PM नरेंद्र मोदी ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई में, ठीक है। तो दोस्तों मोदी जी ने जनवरी 2025 को मुंबई के खरघर में श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन किया। ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है। इसको बनाने में 12 वर्षों का समय लगा है और बनाने में 170 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य या फिर यूटी में सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया? सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में किया है। कहाँ पर किया है? जम्मू कश्मीर के गंदेरबल जिले के गगनगीर में। और दोस्तों इसको सोनमर्ग सुरंग कहा जाता है या फिर इसको जेड मोड सुरंग भी कहा जाता है। ये सुरंग श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाई गई है, जो कि गगनगीर को सोनमर्ग शहर से जोड़ती है। लंबाई है 6.5 किलोमीटर। हाल ही में प्रथम खो खो वर्ल्ड कप 2025 के खिताब किस देश की महिला टीम ने जीता? तो जो खो खो वर्ल्ड कप है इसका आयोजन पहली बार किया है, मतलब इसका फर्स्ट एडिशन है, और महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी में ये खिताब अपने देश भारत ने जीत लिया है। जैसे कबड्डी वर्ल्ड कप जीता, वैसे ही खो खो वर्ल्ड कप भी भारत ने जीत लिया है, ठीक है, महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी में। और नेपाल महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी में उपविजेता है। इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। आयोजन किया है भारतीय खो खो महासंघ और अंतर्राष्ट्रीय खो खो महासंघ ने। इसका उद्घाटन किया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। शुभंकर, तेजस और तारा के लिए बनाया गया। और इस जो वर्ल्ड कप हुआ खो खो वर्ल्ड कप, इसके ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता सलमान खान बनाए गए। और दोस्तों खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं सुधांशु मित्तल। जनवरी 2025 में इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने हैं डॉक्टर V नारायण। तो ये इसरो के 11वें अध्यक्ष बने हैं। इसके साथ में दोस्तों इनको अंतरिक्ष विभाग का सचिव भी नियुक्त किया गया। इनने S सोमनाथ का स्थान लिया। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1969 में, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और चेयरमैन कौन बने हैं? डॉक्टर V नारायण। पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसके संस्थापक और पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। और विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के नए DG कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ये CRPF के न्यू DG बन गए हैं। UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? इनका नाम है भुवनेश कुमार। V ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो जो UIDAI है इसका डायरेक्टली फुल फॉर्म पूछा जाता है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 2009 में, हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं J सत्यनारायण और भुवनेश कुमार इसके CEO बन गए हैं। एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? मसातो कांडा ADB के 11वें अध्यक्ष बने हैं। ADB की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। इसका हेडक्वार्टर जो है फिलीपींस के मनीला में स्थित है।
2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए? टोटल पद्म पुरस्कारों की हम बात करें यदि, तो ये 139 लोगों को दिए गए हैं। ठीक है, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा करी। 139 में से पद्म भूषण 7 हैं, पद्म विभूषण 7 हैं, पद्म भूषण 19 हैं और पद्म श्री 113 हैं। तो आपसे फिर पूछा जाएगा कि पद्म विभूषण से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? 7 लोगों को। उन 7 लोगों के नाम याद रखो, किस क्षेत्र में दिया गया, किस राज्य से वो बिलोंग करते हैं। जैसे दुब्बुर नागेश्वर रेड्डी मेडिसिन के क्षेत्र में, ये तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त जज हैं दोस्तों जगदीप सिंह खेहर, सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में ये चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया कला के क्षेत्र में ये गुजरात के हैं। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, इनको कला के क्षेत्र में ये कर्नाटक के हैं। एम.टी. वासुदेवन नायर, इनको मरणोपरांत दिया गया है, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में केरला से बिलोंग करते हैं। ओसामू सुजुकी, इनको भी मरणोपरांत व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये जापान से बिलोंग करते हैं। मतलब विदेशी व्यक्तियों को भी जो है पद्म विभूषण दिया गया है, तो इनका नाम के आगे आप स्टार लगा लो, महत्वपूर्ण है। शारदा सिन्हा, मरणोपरांत दिया गया है कला के क्षेत्र में, ये बिहार से बिलोंग करती हैं, इनको बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में दोस्तों हम बात करें पद्म भूषण की, तो पद्म भूषण 19 लोगों को दिया गया है 2025 में, और 19 लोगों की सूची मैंने यहाँ पर डाल दी है। तो आप लोग एक बार रिवीजन कर सकते हैं, या फिर मैं इसकी जो PDF फाइल है वो टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम को ज़रूर विजिट कीजिएगा। इसी क्रम में पद्मश्री पूछा जाएगा, तो पद्मश्री भी मैं आपको बता चुका हूं कि ये 113 लोगों को दिए गए हैं। इनकी सूची भी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अब बताओ, महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन ये कहाँ पर किया गया है? प्रयागराज में। 144 वर्षों के बाद आता है महाकुंभ मेला, और ये प्रयागराज में आयोजित हुआ है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में किस देश ने टॉप रैंकिंग हासिल करी है? तो सबसे पहले दोस्तों, ये जो इंडेक्स है ग्लोबल फायर पावर, ये क्या बताता है? देशों को उनकी सैन्य ताकत के आधार पर ये रैंकिंग दी जाती है कि किस देश की सेना कितनी शक्तिशाली है। तो इसमें टॉप पर तो देखो अमेरिका की सेना है, दूसरे नंबर पर रसिया की सेना है, तीसरे नंबर पर चाइना की सेना है और चौथे नंबर पर भारत देश की सेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जेनिक सिनर ने जीत लिया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन महत्वपूर्ण होता है, तो याद रखना दोस्तों इसके बारे में डिटेल कि इसमें पुरुष एकल का खिताब जेनिक सिनर ने जीता, इटली के हैं। महिला एकल का खिताब मेडिसन कीज ने जीता, USA की हैं। पुरुष डबल में हेली ओबारा फिनलैंड के और हेनरी पैटन ब्रिटेन के हैं। महिला डबल्स में कतरीना सिनियाकोवा चेक गणराज्य की और टेलर टाउनसेंड अमेरिका की। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि UCC लागू करने वाला आज़ाद भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बन गया है उत्तराखंड। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित हुआ। विदेश मंत्रालय ने इसका आयोजन किया। मुख्य अतिथि के तौर पर क्रिस्टीन कार्ला कंगालू को बुलाया गया। ये टोबैगो की राष्ट्रपति हैं। और प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। बताओ, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के अवसर पर किस देश की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया? तो ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये कहाँ की हैं। तो ये टोबैगो और त्रिनिदाद देश की राष्ट्रपति हैं। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 कितने लोगों को दिया? तो ये सम्मान 27 लोगों को दिया गया है। इसी क्रम में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से किसे चुना गया? तो देखो दोस्तों, ये जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है ये 2 कैटेगरी में दिया जाता है, एक तो व्यक्तिगत और दूसरी संस्थागत। तो व्यक्तिगत कैटेगरी में अभी नहीं दिया गया, लेकिन संस्थागत कैटेगरी में ये एक संस्था को दिया गया। उस संस्था का नाम भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, और ये कहाँ की संस्था है? ये हैदराबाद की एक संस्था है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1999 में। नेक्स्ट दोस्तों,
जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कौन से क्रम के राष्ट्रपति बने? डोनाल्ड ट्रंप 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने। इनने भारतीय मूल की कमला हैरिस को हराया है। ठीक है, किसको? कमला हैरिस को इनने हराया है। और किसका स्थान लिया है इनने? तो जो बाइडेन का इनने स्थान लिया है। ओके, इसी क्रम में अमेरिका के जो नए उपराष्ट्रपति हैं इनका नाम है जेडी वेंस। तो इनका नाम भी आप ज़रूर याद रखेंगे। भारत के लोकपाल ने पहला लोकपाल स्थापना दिवस कब मनाया? तो लोकपाल की स्थापना चूँकि 16 जनवरी को हुई थी। ठीक है, तो पहला लोकपाल स्थापना दिवस 16 जनवरी 2025 को मनाया गया। लोकपाल के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पीसी घोष। ठीक है, और वर्तमान में लोकसभा जो लोकपाल के अध्यक्ष हैं इनका नाम है एएम खानविलकर। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। किस केंद्र शासित प्रदेश के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग दिया गया? तो वर्जिन नारियल तेल जिसको जीआई टैग मिला है ये अंडमान और निकोबार का तेल है। बताओ, राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी 2024-25 की विजेता टीम का नाम बताओ। विजेता टीम है पश्चिम बंगाल। और जो संतोष ट्रॉफी है इसका कौन सा संस्करण है? 78वां। ठीक है, और जीता पश्चिम बंगाल ने है और विजेता कौन है? केरला। हाल ही में कौन सी महिला क्रिकेटर वनडे में सबसे तेज शतक बनाने वाली भारतीय क्रिकेटर बन गई हैं? तो इनका नाम है स्मृति मंधाना। इनने 70 गेंदों में शतक बनाया है। ओके, इसी क्रम में अंडर 19 क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो इनका नाम है इरा जाधव। बताओ, दिसंबर 2024 में महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ये रिकॉर्ड नेट स्कीवर ब्रंट ने बनाया है। ये इंग्लैंड की हैं। इनने 96 गेंदों में शतक बनाया है महिला टेस्ट क्रिकेट में। नेक्स्ट, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया? 5 स्टार वाला प्रश्न आ गया ये। तो दोस्तों, जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है ये हमारे देश का सर्वोच्च खेल सम्मान है। 4 खिलाड़ियों को ये सम्मान दिया गया है। ठीक है, कौन कौन है? एक तो निशानेबाज हैं मनु भाकर, दूसरे डी गुकेश हैं शतरंज के सबसे विश्व युवा चैंपियनशिप, और एक हॉकी के हरमनप्रीत सिंह हैं, और एक हैं दोस्तों पैरा एथलीट प्रवीण कुमार। इन चारों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान दिया गया। ये सम्मान भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। स्थापना 1991 में हुई थी और इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, लेकिन 2021 में मोदी जी की सरकार ने इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया। और इस पुरस्कार में 25 लाख रुपए की नगद राशि, एक पदक और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसके पहले विजेता विश्वनाथ आनंद थे। आधिकारिक रूप से ब्रिक्स का 10वां स्थायी सदस्य देश कौन सा बन गया है? ये बन गया है दोस्तों इंडोनेशिया। ठीक है, और दोस्तों अभी एनडीबी का 10वां सदस्य भी पूछा जाएगा। एनडीबी, तो इसका 10वां सदस्य देश कौन सा बन गया है? अल्जीरिया। ठीक है, ये भी याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है, बीमा सखी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बन गया है दोस्तों हरियाणा। समुद्र के ऊपर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ पर बना है? तो दोस्तों ये कन्याकुमारी में बनकर तैयार हुआ है। समुद्र के ऊपर भारत का पहला ग्लास ब्रिज तमिलनाडु के कन्याकुमारी में बनकर तैयार हुआ। कन्याकुमारी में तिरुवल्लुवर प्रतिमा को स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल से ये जोड़ेगा। इसका उद्घाटन जो है तमिलनाडु के सीएम के स्टालिन ने किया। इस ब्रिज की लंबाई 77 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, ऊंचाई 133 फीट है। और दोस्तों एक फैक्ट याद रखो, भारत का सबसे लंबा कांच का पुल केरल के इडुक्की ज़िले में स्थित है, सबसे लंबा। लेकिन दोस्तों क्या पूछा गया है? समुद्र के ऊपर भारत का पहला कांच ब्रिज या फिर ग्लास ब्रिज है, ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी में बनकर तैयार हुआ है। निम्न में से किस देश ने 18वें सूर्यकिरण सैन्य अभ्यास की मेज़बानी करी? तो ये मेज़बानी नेपाल देश ने करी है। सूर्यकिरण सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में आयोजित होता है। इस साल इसका आयोजन नेपाल के सलझंडी में हुआ है। 18वां संस्करण है। और ये जो अभ्यास है दोस्तों एक बटालियन स्तर का अभ्यास है। इसमें 11वीं गोरखा राइफल्स रेजिमेंट की टुकड़ी ने भाग लिया है।
हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित कर लिया? ये भी 5 स्टार वाला क्वेश्चन आ गया। दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन ये विकसित करा है दोस्तों अपने प्यारे देश भारत ने। तो याद रखो, भारत ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित कर लिया और इस इंजन का आउटपुट है 1200 हॉर्स पावर। दुनिया में केवल 4 देश हैं जिनके पास हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें हैं। पहला है जर्मनी, दूसरा चाइना, तीसरा फ्रांस और चौथा जो है स्वीडन है। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन तमिलनाडु में और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा विकसित की गई। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपातकालीन के दौरान जेल गए व्यक्तियों को 20,000 रुपये की पेंशन की घोषणा करी है? तो आपातकाल जब इंदिरा गांधी ने लगाया था उस समय जो व्यक्ति जेल गए थे उनको पेंशन की घोषणा जो है ये उड़ीसा की सरकार ने शुरू की है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में साइबर हमलों के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर साइबर हमलों में। पहले स्थान पर कौन सा देश है? पहले स्थान पर है यूएसए। असम के मुख्यमंत्री ने किस जिले को राज्य की दूसरी राजधानी विकसित करने की घोषणा करी? देखो, असम की यदि हम बात करें दोस्तों, असम के सीएम हैं जो हेमंत बिस्वा शर्मा, इनने ऐलान किया है कि जो डिब्रूगढ़ है ये असम की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित होगा। ठीक है, और असम की जो वर्तमान राजधानी है उसका नाम क्या है? दिसपुर इसका नाम है। ठीक है, दूसरी राजधानी कौन सी बनेगी असम की? तो डिब्रूगढ़ बनेगी। ठीक है, फूड डिलीवरी कंपनी है जोमेटो। जोमेटो ने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इटर्नल। इसी क्रम में भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा है? तो भारतीय सेना का जो पूर्वी कमान का मुख्यालय फोर्ट विलियम ये कहाँ पर स्थित है? सबसे पहले तो ये बताओ। ये कोलकाता में स्थित है। ठीक है, और फोर्ट विलियम है इसका नया नाम विजय दुर्ग कर लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एम्पायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन बनी है? इनका नाम है सलीमा इम्तियाज़। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में दिल्ली के नए सीएम कौन बनी है? तो दिल्ली की सीएम बन गई हैं रेखा गुप्ता, बीजेपी की हैं ये, और ये शालीमार बाग से विधायक हैं। इनकी विधानसभा सीट का नाम याद रखो, शालीमार बाग विधानसभा सीट से ये विधायक हैं और ये दिल्ली की सीएम बन गई हैं। इनने आतिशी मारलेना का स्थान लिया है। ये दिल्ली की चौथे नंबर की महिला सीएम बनी है। इनसे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी मारलेना सीएम रह चुकी हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम बने हैं बीजेपी के प्रवेश वर्मा। दिल्ली के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं वी के सक्सेना। दिल्ली विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो बने हैं विजेंद्र गुप्ता। दोस्तों, जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को हम इसी प्रकार से आसान भाषा में डिस्कस कर चुके हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और कंटेंट की क्वालिटी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो हमारी 3 बुक आ चुकी हैं। एक करंट अफेयर्स की पूरे यूट्यूब की सबसे शानदार ई बुक, दूसरी स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक और तीसरी साइंस की रामायण ई बुक। और दोस्तों, इन तीनों ई बुक को कैसे परचेस करना है, क्या ऑफ़र है, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं। तो सुनो, तीनों ई बुक यदि आप परचेस करते हैं तो कॉम्बो पैक वाला ऑफ़र चल रहा है। यदि आप 150 पेमेंट करते हैं इस QR कोड पर, पेमेंट सक्सेसफुल का स्क्रीनशॉट आप इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करते हैं तो 5 सेकंड के अंदर आपको तीनों ई बुक मिल जाएंगे। और दोस्तों, इन तीनों ई बुक से यदि आप तैयारी करते हैं तो गारंटी से आप सिलेक्शन लेके आएंगे, आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा करके आएंगे और आपकी ये जो माथे पर बेरोजगारी वाला कलंक लग चुका है उसको आप मिटा पाएंगे। एक टेस्ट क्वेश्चन इसका आंसर आप जरूर दे के जाना कि 34वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके जाना, कमेंट करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि आपके भाई बंधु वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन दबा लेना ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं यूट्यूब उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको भेज सके और आप महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू, जय हिंद। मैं हूं आपका बहादुर सर। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।